नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। सारा देश 100 खबरों में। श्रीनगर के कॉम्प्लेक्स में भयानक आग लग गई है। कॉम्प्लेक्स का नाम नवाए सुबह बताया जा रहा है। इस बिल्डिंग में कई अहम दफ्तर भी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर भी, हेडक्वार्टर भी इसी बिल्डिंग में है। ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो श्रीनगर के उसी कॉम्प्लेक्स की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक है। आग से अब तक किसी के हताहत होने की तो खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरें ये साफ कर रही हैं कि आग काफी बड़ी है और कॉम्प्लेक्स के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लिया है। आग से बड़े नुकसान की खबर है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ। श्रीनगर के नवाए सुबह कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। आग पर काबू पाने में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। आग अभी भी बड़ी मात्रा में ऊपर तक लपटें उठती इसकी दिख रही है और उसने कॉम्प्लेक्स के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर से देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम इस बार अपनी सरकार के 1 साल की उपलब्धियों पर लोगों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 8वीं बार मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। सबसे पहले पीएम ने 3 अक्टूबर 2014 को रेडियो के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाई थी। पीएम 7 बार मन की बात कार्यक्रम कर चुके हैं। इन कार्यक्रमों में कालाधन, नशे की लत और किसानों की समस्याओं पर उन्होंने बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भी पीएम मोदी रेडियो पर मन की बात कर चुके हैं। IBN 7 के सर्वे में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर IBN 7 के लिए यह सर्वे एक्सिस माई इंडिया ने किया। IBN 7 के सर्वे में देश के 23 राज्यों के 20,000 लोगों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी किस माध्यम से सबसे प्रभावी संवाद करते हैं, तो सबसे ज्यादा 30% लोगों ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम को पसंद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सबसे पुरानी मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद का दौरा कर सकते हैं। इसे मोदी की अल्पसंख्यकों को खुश करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। जुलाई अगस्त में केरल दौरे पर मोदी सदियों पुराने जुमा मस्जिद का दौरा कर सकते हैं। जुमा मस्जिद में पीएम मोदी के दौरे का मुख्य मकसद केरल टूरिज्म को और बढ़ावा देना है। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी और लू से मरने वालों का आंकड़ा 2200 पहुंच गया है। गर्मी का सबसे ज्यादा असर आंध्र और तेलंगाना में पड़ा है। अकेले आंध्र प्रदेश में मरने वालों की संख्या 1636 तक पहुंच गई है। वहीं तेलंगाना में 541 लोग इससे मर चुके हैं। शनिवार को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में मिलाकर के 202 लोगों की मौत हुई है। ब्रसेल्स के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजास्टर्स के आंकड़े ये बताते हैं कि दुनिया का अब तक का 5वां सबसे खतरनाक हीट वेव और भारत का ये दूसरा है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ और दिनों तक गर्मी का कहर इसी तरह जारी रहेगा। भारत में इससे पहले गर्मी और लू से सबसे ज्यादा 2541 लोगों की मौत 1998 में हुई है। दुनिया से सबसे जानलेवा हीट वेव 2003 में झेल रहा था। अकेले यूरोप में गर्मी से 71,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए अपने इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बेबाक बोले हैं। सूट बूट के तंज पर पहली बार पीएम मोदी ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। पीएम ने कहा कि सूट बूट की सरकार सूटकेस से तो बेहतर ही है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि 60 साल बाद अचानक कांग्रेस को गरीबों की याद आ गई है। पीएम ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार जाति धर्म में भेद किए बिना ही लगातार लोगों के लिए काम कर रही है और करती भी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक उनके लिए प्रतिष्ठा का या फिर जीवन मरण का विषय नहीं है। पीएम मोदी ने कहा है कि लैंड बिल का मसौदा मुख्यमंत्रियों की सलाह पर तैयार किया गया है और उनमें सरकार इस पर अभी भी हर सुझाव का स्वागत करने को तैयार है। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने अपने 1 साल के कार्यकाल की कई उपलब्धियां गिनवाई हैं। साथ ही कहा है कि विपक्ष कोई मुद्दा तलाश नहीं पाया, इसलिए सरकार को सूट-बूट की सरकार कह रहा है। अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने काले धन और भ्रष्टाचार पर भी अपना कड़ा रुख स्पष्ट किया है। पीएम ने ऐलान किया है कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो लोग पूर्व में सत्ता में रहे उनमें से किसी को भी काले धन के बारे में मुझसे सवाल करने का अधिकार नहीं है। उन्हीं के कार्यकाल में काले धन का कारोबार हुआ है। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही पहला निर्णय काले धन को रोकने के लिए लिया था। पीएम के मुताबिक काला धन रखने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा।
अच्छे दिन के जुमले पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। पीएम ने कहा कि जब कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं चिंता मत करो, अच्छे हो जाओगे। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कहा है कि अब हम बात उस बुरे दिन के संदर्भ में करते हैं। अच्छे दिन की कल्पना उन बुराइयों से मुक्ति का पर्व है। पीएम ने कहा है कि मैं मानता हूं कि इसे हमने सफलतापूर्वक किया है। वहीं उन्होंने सैनिकों और पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का भी आश्वासन दिया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ए के एंटनी ने कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन योजना पिछली सरकार की ओर से 14 महीने पहले ही फैसला इसका लिया जा चुका था, लेकिन जब ये लागू नहीं हुआ। यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे ए के एंटनी ने कहा है कि ऐसे में मौजूदा सरकार के पास इस पर कोई भी जवाब नहीं है। एंटनी के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने चुटकी ली। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यूपीए सरकार को जो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया है, इसलिए वो लोकसभा में 44 के आंकड़े पर ही पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में भूमि अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पिछले सत्र में सरकार ने लोकसभा में तो भूमि अधिग्रहण बिल को पास करा लिया, लेकिन अब एकजुट विपक्ष के हमलावर रुख से अल्पमत के बीच राज्यसभा में बिल पास नहीं हो सकता था। मौजूदा अध्यादेश की मियाद 3 जून को खत्म हो रही है। ये तीसरी बार है जब केंद्र सरकार जमीन अधिग्रहण पर अध्यादेश ला रही है। तीसरी बार लैंड बिल लाने की तैयारी पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी जी को गरीब किसानों की जमीन हड़पने की हड़बड़ी है और इसीलिए तीसरी बार अध्यादेश लाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर बीजेपी ने राहुल के हमले का जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस पर गरीबी हटाने के नाम पर लोगों के साथ मजाक किया और वो किसानों की बात कर रहे हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की विरासत पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। अम्बेडकर की विरासत को लेकर के बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। कांग्रेस अम्बेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में 2 जून को बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेगी। कार्यक्रम के दौरान राहुल अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वहीं केंद्र सरकार भी अम्बेडकर की जयंती को पूरे देश भर में बड़े स्तर पर मनाने की योजना बना रही है और इस सिलसिले में पीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नक्सलियों से निपटने के लिए मजबूत रणनीति बनाई जाएगी। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र नक्सली समस्या को बेहद गंभीरता से ले रही है और हम आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरे पर हैं और आज राजनाथ सिंह नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे और सीआरपीएफ कैंप जाकर जवानों से मुलाकात भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने बीजापुर और आवापल्ली मार्ग पर जा रही बस को आग के हवाले कर दिया। हालांकि नक्सलियों ने बस को रोककर पहले सभी यात्रियों को उतारा और फिर बस में आग लगाई। माओवादियों ने वहां धमकी भरे पर्चे भी फेंके। माओवादियों ने पर्चे में बस मालिकों को धमकी देते हुए लिखा है कि किसी भी सूरत में यात्रियों को नहीं बैठाकर जवानों को बैठाने का काम नहीं करें। मद्रास आईआईटी मामले पर शनिवार को भी दिल्ली से लेकर चेन्नई तक प्रदर्शन होते रहे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जब दिल्ली के मीडिया सेंटर में एक टॉकथॉन में हिस्सा ले रही थी तो बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इधर मद्रास आईआईटी के बाहर भी यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इसी बीच स्मृति ईरानी ने सवाल पूछा है कि क्या उनके घर का दरवाजा तोड़ना सही है। उधर छात्रों के ग्रुप का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। नीतीश कुमार ने कहा कि हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ शनिवार को बीजेपी सड़क पर उतरी और सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी मौजूद थे। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार बीजेपी नेताओं की जासूसी कराने की तैयारी में है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की दिल्ली पुलिस से झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर पानी की बौछार की, साथ ही भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भांजी। उधर इस मामले में दिल्ली सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि ऐसे किसी जासूसी उपकरण खरीदने का प्रस्ताव नहीं है और न ही इसके लिए कोई कैबिनेट सर्कुलर जारी किया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है। ताजा विवाद के घेरे में आरके पुरम के पार्टी विधायक प्रमीला कोटस के पति अब धीरज टोकस हैं। वसंत कुंज में रहने वाले नरेंद्र का आरोप है कि स्थानीय मंदिर में विधायक के पति ने यहां पे कहासुनी होगी और कहासुनी होने के बाद विधायक के पति के करीबी ने उनके घर आकर हवाई फायरिंग की और धमकाया भी। नरेंद्र ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। उधर धीरज टोकस ने आरोप लगाया वाले शख्स के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी है और पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच में जुटी है। आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन से विधायक अखिलेश प्रति त्रिपाठी के खिलाफ विधानसभा से गलत तरीके से मेडिकल रिइंबर्समेंट लेने का मामला सामने आया।
मामला सामने आने के बाद दिल्ली के सिविल लाइन थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। 2013 और 2015 में अखिलेश ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव के वक्त हलफनामा दायर किया था। उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं। बता दें कि अखिलेश की शादी नहीं हुई है और उनके पिता सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद उनके मेडिकल कार्ड में आश्रित लाभकर्ता में माता पिता का नाम जोड़ दिया गया है। वहीं विधायक के मुताबिक जब उन्होंने हलफनामा दायर किया था तो खुद ही अपने पिता पर आश्रित थे और दिल्ली विधानसभा के नियमों के मुताबिक ही सुविधाएं ली गई थी। महाराष्ट्र में 1 जून से 12 टोल नाकों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने पूरे राज्य में स्कूल की बसों को टोल टैक्स से छूट दे दी है। टोल नाकों पर सरकारी बसों को भी टोल टैक्स नहीं भरना होगा। हालांकि मुंबई पुणे में बने टोल नाकों को बंद करने को लेकर के सरकार ने अब तक के कोई फैसला नहीं किया है। रेलवे के ऐलान के बाद एसी क्लास के किराए में आधा फीसदी की बढ़ोतरी के बाद रेल में एसी के से सफर करना महंगा हो जाएगा। रेलवे ने इससे पहले जून 2014 में सवारी किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी की थी। यात्री ट्रेनों में 1 जून से एसी फर्स्ट क्लास के किरायों के अलावा माल भाड़े में भी आधा फीसदी की बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। नए सर्विस टैक्स के प्रभाव में आने से ये बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड त्रासदी में सरकारी इंतजामों में हुए घोटालों पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जांच का ऐलान किया। इस मामले में मुख्य सचिव को जांच के लिए नियुक्त कर दिया गया। कड़ी कार्रवाई का भरोसा देते हुए हरीश रावत ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि आरटीआई से मिली जानकारी के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बचाव करते हुए कहा था कि आपदा के दौरान अधिकारियों ने शानदार काम किया। अगर गड़बड़ी हुई तो सरकार जांच करा सकती है। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में हुए हिंसक संघर्ष पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि 27 मई को बाबा रामदेव इसलिए वहां गए थे जिससे वो मामले को शांत करा के पूरे हालात को हर संभव शांत करा सकें। 27 मई को घटनास्थल पर बाबा रामदेव की मौजूदगी के बाद कई सवाल खड़े हो गए। इस घटना में बाबा रामदेव के भाई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यूपी के बाराबंकी में मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 200 के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। मैगी के विज्ञापन करने पर विवाद में घिरे अमिताभ बच्चन ने कहा कि खाद्य पदार्थ का विज्ञापन करने से पहले वो काफी जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये उनसे ज्यादा कंपनी की जिम्मेदारी है। वहीं माधुरी दीक्षित ने कहा है कि वो 2 सालों से मैगी का लुत्फ उठा रही हैं और उन्हें नेस्ले की मैगी की क्वालिटी और स्वाद के बारे में भरोसा भी दिया गया। मैगी मामले में लखनऊ के खाद्य आयुक्त ने कंपनी समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अर्जी दी, जिसे स्वीकृति दे दी गई। देहरादून के गढ़ी कैंट इलाके में सेना की एक गाड़ी में धमाका होने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर एलआईयू, सेना इंटेलिजेंस, बम निरोधक दस्ता और पुलिस के आला अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। धमाके में 4 जवानों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक सेना का ट्रक सब्जी लेने जा रहा था। सब्जी की क्रेट में ही विस्फोटक रखा हुआ था। सेना से जुड़ा मामला होने के चलते पुलिस अधिकारी घटना की पुष्टि तो नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादा कुछ बोलने से सब बचते दिखाई दे रहे हैं। घायल जवानों को सेना के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कश्मीर में मोबाइल टावर लगातार आतंकियों के निशाने पर है। शनिवार को हंदवाड़ा में लगातार 2 आतंकी हमले पर उतर आए। हमला पुलिस चौकी पर हुआ है, जिससे 1 घंटे के अंदर ही मोबाइल टावर पर दूसरा ग्रेनेड भी फेंक दिया गया। आतंकी संगठन लश्कर ए इस्लाम की घाटी में टेलीफोन सुविधा बंद करने की धमकी और हमलों से लोग इतने खौफजदा हैं कि सोपोर में पिछले 2 हफ्तों से सभी मोबाइल कंपनियों ने अपने शोरूम आउटलेट्स बंद कर दिए हैं और 95% मोबाइल टावर भी बंद पड़े हैं। सोपोर में मोबाइल टावरों के लिए अपनी जमीन देने वाले लोगों पर हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को लश्कर ए इस्लाम ने पोस्टर लगाकर पूरी घाटी में मोबाइल सेवाएं बंद करने की धमकी दी थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मोबाइल टावर पर हुए हमलों को लेकर के बेपरवाही जताई है। मुफ्ती के मुताबिक ये छोटी घटना है, लोग इससे बड़ी परेशानियां झेल रहे हैं। इंदौर में गुंडों को सरेआम पिटाई कर बेशक सवाल खड़ा हो रहा हो, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में पुलिस का खुलकर समर्थन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में पुलिस की हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि पुलिस गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, वो पुलिस के साथ हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि मानवाधिकारों को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। सीएम शिवराज ने कहा है कि अपराधी जनता के मानवाधिकार का हनन करता है तो उसका मानवाधिकार कहां जाता है, इसलिए गुंडे के मानवाधिकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और भारत के साथ ही पूरी दुनिया भर में धूम्रपान करने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हुआ है और इससे कई लोग जानलेवा बीमारियों के शिकार हुए हैं।
तंबाकू और धूम्रपान के बुरे असर को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने इसके लिए एक प्रस्ताव भी रखा है, जिसके बाद हर साल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। चंडीगढ़ में एंटी टोबैको दिवस पर स्कूली बच्चों ने मुंह पर मास्क पहन करके जागरूकता रैली निकाली और इस तरह से लोगों को तंबाकू के पदार्थ का इस्तेमाल न करने का संदेश भी दिया। मुस्लिम होने की वजह से नौकरी न दिए जाने वाले मुंबई के MBA ग्रेजुएट जिशान खान को नौकरी मिल गई है। उन्हें अडानी समूह ने नौकरी दी है। जिशान के मुताबिक धर्म के आधार पर डायमंड एक्सपोर्ट कंपनी कृष्णा एक्सपोर्ट्स ने नौकरी देने से साफ इनकार कर दिया था और अब उनके बाद ढेरों ऑफर उनके पास आ रहे हैं, जिसमें अडानी ग्रुप का ऑफर इन्हें सबसे अच्छा लगा। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में 26 मई को लापता हुए ब्लू स्टार कंपनी के रीजनल मैनेजर पंकज सिंह को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई। 26 मई को दिल्ली ऑफिस से निकले पंकज सिंह जब सुबह तक घर नहीं पहुंचे तो पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज कराई और 28 मई की सुबह उनका शव लावारिस अवस्था में हिंडन नदी के किनारे मिला। साउथ वेस्ट दिल्ली के नजफगढ़ में हुए गैंगवॉर में कुछ बदमाशों ने एक शख्स की हत्या कर दी। 4 आरोपी एक स्विफ्ट कार में आए, ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर रविंद्र की हत्या कर दी। हत्या करके भागने के दौरान गांव वालों ने एक बदमाश को दबोच लिया। बदमाश जेल से फरार चल रहा था। आरोपी के पास एक पिस्टल और मैगजीन भी बरामद हुई है। वारदात की वजह आपसे रंजिश बताई जा रही है। दरभंगा में जेडीयू किसान प्रकोष्ठ के नेता उपेंद्र यादव के पुत्र राकेश की आंख फोड़कर उसका कत्ल कर दिया गया। लापता हुए राकेश का शव गांव के पास ही पड़ा मिला। राकेश रिश्ते की बहन की शादी में रात भर मशरूफ था, लेकिन सुबह वो अचानक लापता हो गया। देर शाम महिलाओं ने उसका शव गांव के पास पड़ा देखा। उपेंद्र यादव ने अपने पड़ोसियों जामुन और गंगो यादव पर जमीन विवाद के चलते हत्या करने का शक जताया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। प्रियंका गांधी अपने दोस्तों और बच्चों के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क घूमने गई है। दरअसल बाघ प्रियंका का पसंदीदा जानवर है, लिहाजा वो हर साल 2 या 3 बार यहाँ आती है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि मोदी सरकार बुलेट ट्रेन की बात कर रही है, लेकिन पहले यहाँ की ट्रेन की हालत तो सुधारे। विकास विदेश जाकर नहीं होता। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के विधायक बेटे अमित जोगी ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि चाहे अंबिकापुर में उनके अनशन का मामला हो या फिर रमन सरकार को घेरने के उनके कई दूसरे मुद्दे, कांग्रेस के नेतृत्व और पार्टी संगठन ने उनका सहयोग नहीं किया। राजस्थान के नागौर में कुम्हारी गांव के बाहर मरे हुए जानवरों को फेंकने के मामला तूड़ पकड़ता जा रहा है। लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, तो मामला इतना बढ़ता देख इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। शनिवार को गांव के बाहर मरे हुए जानवर मिले थे और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार में जेडीयू विधायक मंटू सिंह के खिलाफ सारण जिले में अमनौर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने और तोड़फोड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में सीमेंस और पावर ग्रिड के अमरोड़ पुलिस में इन्होंने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस का कहना है कि मंटू सिंह के खिलाफ 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। दीपिका पादुकोण के बाद अब आलिया भट्ट भी अपनी मां के साथ एक विज्ञापन में दिखेंगी। का शैम्पू ऐड में दोनों बचपन के कुछ सीक्रेट्स भी शेयर करेंगे। मुंबई में जोया अख्तर दिल धड़कने 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखने वाली है। ये स्क्रीनिंग फिल्म की स्टार कास्ट, उनके दोस्तों और फैमिली के लिए रखी जाएगी। स्क्रीनिंग 3 जून को है, जबकि फिल्म 5 जून को रिलीज हो रही है। दीपिका पादुकोण ने रणवीर की तारीफ में ट्वीट किया है। दीपिका ने ट्विटर पर लिखा है कि उन्हें रणवीर सिंह पर गर्व है। कुछ दिनों पहले ही रणवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में दीपिका की भी जमकर तारीफ की। अजय देवगन की अगली फिल्म दृश्यम का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। अजय इस फिल्म में एक मिडिल क्लास आदमी के रोल में नजर आएंगे। फिल्म मलयालम फिल्म की रीमेक बताई जा रही है और ये 31 जुलाई को रिलीज होगी।